हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में इंट्रोडक्शन, इसका परिचय हमने देखा था कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। संख्याओं के बारे में देखा था, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय क्या होता है, इन संख्याओं के बारे में जाना। फिर हमने एचसीएफ के बारे में देखा था। एक्सरसाइज 1.1 में हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। और आज हम कुछ 1.1 के कुछ क्वेश्चन रह गए तो उसके बारे में हम डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारी क्लास जब भी आपको अच्छी लगती है या आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बच्चों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करो जो जिसको क्लास की जरूरत है या जो क्लासेस देखना चाहते हैं, जैसे आपके दोस्त वगैरह है, तो उनको क्लासेस जरूर शेयर करो जिससे उनको थोड़ी पढ़ने में, मैथ को आसान बनाने में थोड़ा अच्छा हो, उनके मैथ अच्छी हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 10th क्लास में मैथ और साइंस से ही सब्जेक्ट ऐसा है जिससे ज़्यादा डर लगता है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैथ आपको डरना चाहिए नहीं मैथ से, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथ को बस समझने में टाइम देना पड़ता है। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली हो, थोड़ा ढंग से समझ लिया, तो मैथ जितना आसान सब्जेक्ट कहीं भी नहीं। क्लियर है बात? तो 1.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखा था हमने। आज हम उसी में एक अभाज्य गुणनखंड करना है। एक पहला 5 है 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था। सबसे पहले अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। जैसे पहले 2 देखेंगे तो विषम संख्या, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 2 का देखा 2 का भाग नहीं गया। फिर 3 का देखेंगे, संख्या को जोड़ो भाई, 7 और 4 11, 11 2 13 और 9 22, 22 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3 में भी 2 का भाग नहीं जाता। फिर 5 में जाए नहीं। क्यों? 5 के लिए क्या चाहिए? अगर संख्या के लास्ट में अंतिम अंक क्या हो, 0 और 5 हो, तभी 5 का भाग जाता है, वरना नहीं जाता। फिर 5 के बाद 7 आता है। 7 का भी देखो, 7 एकम 7, 0 6 9 बच गया तो दो शेषफल रह गए। शेषफल क्या रह गया? 2 रह गया। तो इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं गया, 7 भी कैंसिल हो गया। क्लियर? 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 11 आती है। 11 में भी नहीं जाता। क्यों? 11 के देखने के लिए क्या करते हैं, कोई भी संख्या अगर आपको भाग देना है, 1 2 1 2 1 2 2 और 1, तो इसमें 11 का भाग चला जाएगा। क्योंकि सम विषम अंकों पर जो संख्या है अंक है, और सम नंबर पर जो संख्या है या अंक है, उनका अंतर क्या होना चाहिए? हमेशा या तो 0 आना चाहिए या 11 से भाग देने वाली संख्या आनी चाहिए। देखो, इनको जोड़ो भाई, 3 - 3 11 0, मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। देखिए देखो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 111 बार भाग। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें 11 का भाग जा रहा नहीं। क्यों? 7 और 2 9 9 4 13, 11 का भी भाग नहीं जाता। क्योंकि देखो, ये चीज़ें आपको पहले छोटी क्लासों में 9th में 8th में आपने जरूर पढ़ रखी होगी, इसलिए बता रहा हूँ, डिटेल से बता रहा हूँ। 2 3 11, 11 के बाद क्या आता है? 13 आता है। 13 का देखो, 13 का भाग 13 पंजे 65, कितना बच गया? 9 बच गया। 9 और 2 12, 13 7 91, 19 19 में 13 का भाग ना जाता, नहीं तो इसमें भी भाग नहीं जाता। क्लियर? फिर जाएगा 17 का। देखो, मुझे अगर ये क्वेश्चन करता मैं जल्दी, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ इतनी चीजें सारी बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। अब मेरे बताने के बाद ये क्वेश्चन आपके आधे सेकंड में या 1 मिनट में पूरा होना चाहिए, 30 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको डिटेल से समझाएंगे, इसलिए समझ में आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगर आपके आए तो तुरंत याद होना चाहिए कि हमें ये कराया था। 2 का भी नहीं गया, 3 का अभाज्य संख्या कहाँ तक नहीं गया? 17। आप 17 का देखेंगे, 17 एकम 17 पंजे 65, 9 बच गए। 9 और 2 92, तो 17 पंजे, सॉरी 17 भाग दो, सॉरी भाग देंगे, 13 पंजे होता है 65, 17 का देना, सॉरी 17 का भाग देना। 17 पंजे 17 एकम 17, 17 34, 51, 68 और 85, तो 68 4 बार गया। 68 68 में कितना बच गया भाई? 6 6 2 62, 17 3 51, 51 17 3 कितना हो गया भाई? 51, 51 हो गया। तो कितना बच गया? 11 बच गया 61। फिर 9 119 में कितनी बार जाता है? 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 7 119, तो 17 का भाग जा रहा है भाई पूरा पूरा। 17 3 17 चौक 68, ठीक है। 17 3 51 और 17 7 कितना होगा भाई? 17 7 कितनी होगा? 17 7 होता है 102, पूरी पूरी भाग 437 बार भाग जाएगा। क्लियर है बात? इसके बाद में हम देखें 17 के बाद में क्या आता है? 19 आता है। 19 दूनी 38 और 5 और 7
57 गुणित ये 57, 23 है तो 23 खुद अभाज्य संख्या तो ये आ, तो ये आ गया अपना अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर है बात। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना है। तो मेरे हिसाब से आपके कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को कंप्लीट किया। अब इसके बाद है भाई सवाल नंबर सेकंड, इसमें आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ गुणा एलसीएम निकालना है और ये सिद्ध भी करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इसके बाद देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें 26वें का। तो करना क्या है, सेकंड का फर्स्ट 26वें 51, ये 26 का अभाज्य गुणनखंड करो भाई, कितना होगा, कितना होगा। हाँ एक बच्चा बोला, क्या बोला भाई, 2 गुणा 13। 91 का करो भाई, कितना हो रहा है, 7 और 13, 7 इंटू 13। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं भाई, क्या होता है एचसीएफ बताओ भाई। 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या आ रहा है, जो अधिकतम हो, कितना आ रहा है भाई, एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है 13, 13 कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो एचसीएफ कितना हो गया 13। एलसीएम निकालो भाई, एलसीएम होता है 26 और 91 का एलसीएम निकालो भाई, क्या आएगा। अब देखो एलसीएम में क्या करना होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लीस्ट कॉमन मतलब सारे लेने, जितनी भी संख्या है सब ले लो एक बार, 2 गुना ले लो, 2 ले लो, 7 ले लो और 13 ले लो। अब जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, यहाँ पे 13 घात 1 है तो 1 ही कॉमन आ जाएगा। तो गुणा करो भाई, 7 दूनी 14 इंटू 13। अब इनको गुणा कर दो, 13 चौक 52 और भाग हासिल 5, 13 और 5 18 तो 182। क्लियर है बात। तो इस तरीके से एचसीएफ तो कितना आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया 182, क्योंकि 26 182 में 26 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 91 बार, और 91 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एलसीएम सॉरी एलसीएम आया 182 तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 7 बार, 7 बार भाग जाएगा। 26 सत्तर कितना हो जाएगा 182, वो 91 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 91 दूनी कितना होता है 182। क्लियर है बात। अब सेकेंड नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन करो, 510 व 92। क्लियर। अब इसका ऐसे पहले टुकड़े करो भाई, 510 के अभाज्य गुणनखंड करो। 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 510 का अभाज्य गुणनखंड करके बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। देखो भाई जिस तरीके से हमने 26 का अभाज्य गुणनखंड किया कितना है 2 गुणा 13, 91 का अभाज्य गुणनखंड किया कितना है 7 गुणा 13। इससे एचसीएफ निकला, एचसीएफ क्या होता है भाई, कॉमन होता है। देखो अपनी भाषा में अगर सीधे आपको सिंपल समझना है तो 26 और 91 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 26, जिस संख्या का 26 में भी भाग चला जाए 91 का भी चला जाए, वो क्या है 13 है। ठीक, हाइएस्ट कॉमन 13 के बाद नहीं होना चाहिए कुछ भी, वो होता है एचसीएफ। एलसीएम है तो एलसीएम है तो 2 हो गए, 7 हो गए और 13। क्यों, एलसीएम में क्या लेते हैं भाई, ऐसी संख्या लेना है जिसमें 26 का भी भाग चला जाए और 91 दोनों संख्या का भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 गुणा 7 गुणा 13 इन सब का गुणनफल और जो कॉमन आ रहा है उसकी अधिकतम घात लेंगे। ठीक है, एलसीएम में अधिकतम घात, कॉमन की अधिकतम घात, और एलसीएम में कॉमन की अधिकतम घात और एचसीएम में जो कॉमन है वही लेना चाहिए। ठीक है, और सारे पद लेने एलसीएम। अब देखो 510, अगर ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा डाउट है तो यहाँ देखो 510 में देखो, 5 में 2 का भाग देंगे 4 बार, सॉरी 2 बार, 2 दूनी 4, 1 और 1 11, 11 में 2 का भाग 5 बार। ठीक है, फिर क्या बच गया, 1 बच गया, 1 और 0 10, 10 में 2 का भाग 5। ठीक है, अब 5 5 10 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा 2, 3 8 है 24, 3 पंजे 8 और 5 13, 13 में जाता नहीं तो 5 का जाएगा, 3 में जाएगा, 85 में 13 का भाग जाएगा 17 बार, 17 का 17 में भाग जाएगा 1। क्लियर है। अब इसको मैं लिखूंगा 510 का 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे ही आपको 92 का करना है भाई, करके लाना 92 का, कितना आएगा 92 का बताओ, इसका होगा 2 गुणा 23 करके देखना। ठीक है, तो इतना ही आएगा। ठीक, 510 और 92 का जब एलसीएम निकालेंगे आप, सबसे पहले एचसीएफ देखो, एचसीएफ देख लो, एचसीएफ कितना आ जाएगा 510 और 92 का। कॉमन देखो पहले, तो कॉमन क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है भाई, है ही दोनों में 2, इस 510 में भी 2 है
मतलब 510 का गुणनखंड भी 2 है और 92 का गुणनखंड भी 1 है, अभाज्य संख्या 2 है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 आ गया। एलसीएम देखो भाई, एलसीएम में क्या करना होता है? ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 510 का भी भाग चला जाए और 92 का भी भाग चला जाए, ठीक है। तो देखो भाई क्या होगी, तो ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा, पहले 2 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 510 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या करो, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो लिखो भाई। 2 आ रहा है वो लिख लिया। अब यहाँ पे 2 की घात 2 हो गई, यहाँ पे 1 है तो 2 की घात 2 लिख ली। एलसीएम में इस चीज का ध्यान रखना। अब जो बच गया वो लिख दो। 3 भी हमारे पास, 5 भी हमारे पास, 17 भी हमारे पास और 23 भी हमारे पास है। अब इनका गुणा कर लो, गुणा करो भाई। 4 गुणा 5 को 3 से करेंगे 15 और 17 को 23 से कर देंगे 17 ते 51, हासिल 5 7 दूनी 34 और 5 39। 4 को 15 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 को गुणा करेंगे 391 से, तो गुणा करो भाई, 1 जीरो लिख देंगे। अब 6 का गुणा कर दो। 60 का गुणा करने का तरीका ये है कि जीरो रख दो। अब 6 एकम 6, 6 ना 54 का 4 हासिल 5, 36 18 और 5 23, तो 23,460 है आपका आ गया। अब आप गुणा करके देखो भाई, जल्दी से गुणा करो, क्या आता है इसमें? 23,460 ही आता है या और कुछ आता है? मेरा गुणा किया सही है गलत है? देखो भी ध्यान से, गलत है तो बताओ। कैलकुलेशन देखो आपकी तेज होनी चाहिए, बिना कैलकुलेशन आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है इसमें। क्लियर है बात? ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा आपके ऊपर, संख्याओं के ऊपर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होना चाहिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यहाँ देखो सिद्ध करते हैं, पहले लिखो पहली संख्या कितनी है 26 और गुणा 91, ये बराबर है क्या एचसीएफ और गुणा एलसीएम की? अगर बराबर है तब तुम्हारी उत्तर सही है, वरना नहीं है। एचसीएफ देखो कितना है भाई, एचसीएफ है 13 और 182 को क्या लिख सकता हूँ? 182 को क्या लिख सकता हूँ बताओ भाई? 182 को ये लिख सकता हूँ ना, 91 इंटू 2, ये यहाँ से लिखा भाई, 91 इंटू 2 182 होता है, तो 13 दूनी 26 इंटू 91। क्लियर है बात? ये हो गया अपना प्रूफ। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है 336/54। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगी, ये हमें क्वेश्चन कंप्लीट करवाइए। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ा है मैंने। फिर भी अगर आपको नहीं आता है ये क्वेश्चन तो आप जरूर बताएं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अलग से बता देंगे आप। फिर आता है 3 नंबर पर। ये 3 संख्या, अभी तक हमने 2 संख्याओं को किया, अब हमें करना है 3 संख्याओं का। 3 संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो पहली संख्या दे रखी है हमें 12, 15 व 21। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, 12 लिखो। 12 का भाज्य गुणनखंड करो, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये होगा भाज्य संख्या। 15 का भाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 5, 21 का भाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 7। अब एचसीएफ निकालो यहाँ से भी। एचसीएफ क्या आएगा? 12, 15 व 21 का एलसीएम क्या आ जाएगा? एचसीएफ। बताओ भाई, कौन बताएगा? कोई कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है भाई, 3 इसमें भी है, इसका भी गुणनखंड है, सबका गुणनखंड 3 है, तो 3 क्या आ गया? कॉमन आ गया। मतलब 3 ऐसी संख्या है। एचसीएफ देखो, एचसीएफ तो होता है उस संख्या का, एचसीएफ किसे कहते हैं? उस संख्या का तीनों संख्या में भाग चला जाना चाहिए, वो तो एचसीएफ है। एलसीएम क्या होता है कि इन तीनों संख्या का एलसीएम में भाग चला जाना चाहिए, जो एलसीएम आएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे भाई, 12, 15 व 21, तो क्या आ जाएगा? देखो एलसीएम निकालने का सीधा तरीका है, एक तो 12, 15, 21 जो छोटी क्लासों में आप निकालते थे। देखो क्या आएगा, 12 का भाग देंगे 2 में 6 बार, 15 में 2 में जाता नहीं, 21 लिख देंगे। अब 3 का जा रहा है, 3 दूनी 6, 15 में 3 का भाग 5 बार, ये 7 बार। अब 2 का जा रहा है, 12 1 5 और 7। अब 5 का जा रहा है, 1 1 1, 7 में 7 में भाग जाता नहीं, 5 का 7 लिखेंगे, 7 में 7 का भाग 1 बार। अब इनको गुना कर देंगे, और वैसे एलसीएम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सब में कॉमन देखो भाई, 3 है, 3 लिख दिया। फिर जो बच गया वो लिख दो, 2 गुणा 2 5 गुणा 7। और यहाँ क्या आ रहा है भाई, देखो 2 गुणा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। इनको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 12 इंटू 35। इन दोनों गुणा कर दिया, इनको गुणा कर दिया। 12 को 35 से करो, 12 पंजे 60 का 4 6, 12 3 36 और 6 42, तो 420 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? इस प्रकार से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। अब इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है 17, 23, 29। यहाँ पे देखो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई मैं आपको, 17, 23 व 29।
अभाज्य संख्या कौन सी? 17 है। 17 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणा 17। 23 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणा 23, क्योंकि अभाज्य संख्या है। और 29 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणा 29। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? जब सभी संख्या अभाज्य संख्या हो तो उनका एचसीएफ क्या होता है? बताओ जल्दी से। 17, 23 व 29 क्या होता है? कॉमन क्या है? 1। ठीक है। अभाज्य संख्या होगा एचसीएफ अगर दो अभाज्य संख्या हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो। अगर सभी अभाज्य संख्या तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और एलसीएम उन सभी का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो 17, 23 व 29 का गुणा आपको कर लेना। क्या कर लेना? 17 गुणा 23 गुणा 29। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको करना है 8, 9 व 25 का। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन इन सब में नहीं आ रहा, तो इनका एचसीएफ तो आ जाएगा 1 और इनका गुणा कर देना, वो क्या हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम। क्लियर है बात? अब इसके बाद में आपको देखो चौथा सवाल के ये सेम सवाल है, कोई डिफरेंस इसमें है नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तो करते हैं भाई। अभी चौथे में दे रखा है कि आपको एक संख्या का एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ दो संख्या है 306 और 657। क्या दे रखा है? एचसीएफ 9 दे रखा है। और एलसीएम कितना? एलसीएम पूछा है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बताओ भाई, सोचो, दिमाग लगाओ जरा। अभी हमने किए भी ऐसे क्वेश्चन। जब दो संख्या दे रखी हो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है हमेशा भाई? बताओ। हाँ बोला, एक एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है किसके? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ए गुणा बी क्या है भाई? ए गुणा बी क्या? संख्या लिख लो, 306 इंटू 657। और पहली संख्या दूसरी संख्या, एचसीएफ कितना है? 9 है। एलसीएम निकालना है। तो इसको मैं पलट के भी लिख सकता हूँ, 9 गुणा एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? ये 9 जो गुणा है कहाँ में जाएगा? भाग में चला जाएगा। 306 गुणा 657 भाग 9। तो एलसीएम का मान यहाँ से क्या जाएगा? 306 में 9 का भाग दो, 9 3 27 और 9 चौक 36, 34 बार जाएगा। 30 में 9 का भाग देंगे 3 बार, 27 आ गया, बच्चा कितना? 3। 3 और 6 कितनी हो जाएगी? 36। 36 में 9 का भाग 4 बार और गुणा कर देंगे 657 से। अब इनका गुणा कर दो भाई, करो गुणा जल्दी से। 657 को 34 से गुणा करो, 4 7 28, 22 2 फिर 2 4 6 24 और 2 26। ये गुणा भाग सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ भाई, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना गुणनफल बिना, मैंने सबसे पहली क्लास में 1-2 क्लास में मैंने कह दिया था, अगर आपको मैथ सीखनी है तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी जरूर होनी चाहिए। बिना कैलकुलेशन यहाँ पे कोई काम आपका नहीं है, ना एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे ना कहीं और अच्छा कर पाओगे। 3 से 21 का 1 हासिल, तो 3 पंजे 15, 2 17 7 हासिल, 1 3 से 18 1 8 3 6 7 13 9 2 11 12 2 हासिल 1 2 22,338। ये आ गया आपका लक्ष्य। क्लियर है बात? देखो भाई, आपको ये मैथ ऐसे ही अभी लग रही होगी, अब जो आईएएस आरएस की तैयारी करते हैं ना, वो इस मैथ को दोबारा पढ़ते हैं। हर एक चीज़ को जो आप आज पढ़ रहे हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उस टाइम आपको पढ़ने की, अगर आपका सपना आईएएस बनना है, आरएस बनना है, या स्टेट सर्विस में कहीं भी आपका बड़ा सपना है जाने का, जिससे आप लोगों की सेवा कर सको, लोगों के बीच जा सको एक, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कलेक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनके कुछ वो जो पढ़ता है तो उनके कुछ सपने होते हैं कि मैं ये पढ़ाई करूं,